ये आप देख सकते हैं कि बेस आइसोलेशन में आपके पास जो बेस ग्राउंड से हमने बिल्डिंग को बिल्कुल अलग रखा होता है, तो इस वजह से आपके ऊपर वाली जो स्टोरेज है उसमें मूवमेंट बहुत कम है, और लिक्विड की देखें मूवमेंट जिस स्ट्रक्चर में फिक्स है उसमें कितनी ज़्यादा है। तो इस बेस आइसोलेशन से असल में हम जो आइडियल कंडीशन है वो तो यही है जिसने दूसरे फिगर में दिखाया कि हम जो बिल्डिंग है उसको अर्थ से बिल्कुल ही जुदा कर, अगर बिल्कुल जुदा करेंगे तो अर्थ मूव करेगा, इसमें अर्थ नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि अर्थ से ही ट्रांसफर होता है मोशन। मगर जब बिल्डिंग की कनेक्शन ही नहीं होगा अर्थ के साथ तो फिर वो आपके पास ट्रांसफर भी नहीं होगा। मगर ये मुमकिन नहीं है, बिकॉज यू हैव टू आल्सो ट्रांसफर दी वर्टिकल लोड टू द ग्राउंड। फाउंडेशन में हमने जो वर्टिकल लोड लग रहा होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, उसको भी तो ग्राउंड में हमने ट्रांसफर करना, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। हाँ, हम किसी हद तक बेस आइसोलेशन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा हम रोलर लगा दें। तो बेस आइसोलेशन की ना 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डैम्पिंग करनी चाहिए, और रेजिस्टेंस टू वर्टिकल और अदर सर्विस लोडिंग करनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल हम रोलर लगाते हैं तो वो वर्टिकल लोड को तो बेयर कर सकता है मगर हॉरिजॉन्टल को बेयर नहीं कर सकता। ये कुछ टाइप्स है जो बेस आइसोलेशन की यूज़ होती है, एक एक करके हम ज़रा पढ़ लेते हैं। पहली टाइप जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो है लेमिनेटेड रबर बेयरिंग, LRB, या इसमें जो एक टाइप है लेड रबर बेयरिंग। लेमिनेटेड रबर बेयरिंग क्या होता है कि इसमें हम फिगर से मैं समझाता हूँ आपको कि हम इस तरह की एक स्ट्रक्चर बेस में लगा देते हैं जिसमें आपके पास रबर और स्टील प्लेट इनकी ना लेमिनेशन हुई होती है, मतलब एक लेयर रबर की होती है और एक स्मॉल लेयर जो होती है वो स्टील प्लेट की होती है। तो इस तरह हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बीच में लेड की प्लग होती है इस तरह बड़ी सी। अब ये जो अरेंजमेंट होती है ये वर्टिकल लोड को बड़ी अच्छे से उठा लेता है, मतलब इस पर आप जितना भी वर्टिकल लोड डालेंगे ना तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, मगर हॉरिजॉन्टल लोड के लिए ये फ्लेक्सिबल है, ये मूवमेंट करता है, सही है ना। ये आपके पास इस तरह लेयर जो आप इसमें मूव करेगा। जो लेड होता है इसकी रिफ्लेक्शन और रबर की रिफ्लेक्शन सेम होती है, जो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसकी रिफ्लेक्शन सेम, मगर लेड जो होता है ना ये आपके पास हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो चूंकि आपके पास अर्थक्वेक की वजह से किसी भी स्ट्रक्चर में काइनेटिक एनर्जी आती है, सही ना, मोशन आता है तो काइनेटिक एनर्जी आती है, उस काइनेटिक एनर्जी को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर में हम इसके जरिए एनर्जी डिसिपेट कर सकते हैं अर्थक्वेक की। अच्छा, एक अच्छा, ये एक और है लेमिनेटेड रबर बेयरिंग है, जिसमें आप देखें कि देखा गया कि फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर में हमने लेमिनेटेड रबर बेयरिंग लगाया और एक में नहीं लगाया, तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है वो बहुत स्मॉल है ऊपर वाले स्ट्रक्चर। हाँ, बेस की मूवमेंट ज़्यादा होती है, मगर जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फिक्स होता है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ मूव कर रहा था मगर बेस में इतना ज़्यादा नहीं कर रहा था। अब देखा गया कि इन दोनों में फ़र्क कितना 1/4 मूवमेंट का फ़र्क होता है, मतलब अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर फिक्स है बेस से और एक में हमने लेमिनेटेड रबर बेयरिंग यूज़ की है तो इसकी जो ऊपर वाली की मूवमेंट होगी 1/4 टाइम्स लेस हो गया आपके पास। एक और टाइप है स्फीरिकल स्लाइडिंग आइसोलेशन सिस्टम, कि हम एक रोलर लगा दे कर्व सरफेस पे, एक रोलर रखें तो उसकी मदद से भी हम स्ट्रक्चर की जो ना वो बेस आइसोलेशन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास अर्थक्वेक आएगा तो ये जो फॉर एग्जाम्पल ये बीच में तो ये मूव करेगा कहीं किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये कनकेव जो आपके पास कन्वेक्स कनकेव आपके पास जो सरफेस है उसमें ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये फिर वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, सही है। तो इसी तरह जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले था, अब ये इधर मूव किया काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब
यहाँ पे आके ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जब ये रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्या वजह कि वो अपनी पोजीशन से हिल गया और ग्रेविटी की वजह से वो वापस आने की कोशिश करेंगे, सही है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको फिर वापस आने की कोशिश करता है। तो इस तरह ये टू एंड फ्रॉम में मूव करता है और ऊपर वाली बिल्डिंग भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी मूव होती है, बेस आइसोलेशन हो जाती है। तो इस तरह एक टाइप है कि भी हम स्फेरिकल बॉल यूज करें, रोलर यूज करें एक स्फेरिकल सरफेस पे। ये देखा है ये किस तरह प्लेट से में आपने लगाया हुआ है इसको, मगर ये जो ना ये जो हाई राइज बिल्डिंग है या फिर जिसमें आपके पास बेस सॉफ्ट है तो उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके पास ये बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकती है। तो ये स्मॉल मीडियम साइज की जो बिल्डिंग्स है हार्ड कोर सरफेस हो तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। एक टाइप है स्प्रिंग। स्प्रिंग ये पहले यूज होता, आजकल नहीं यूज होता। इसकी वजह क्या है कि भी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में फ्लेक्सिबल। बेस आइसोलेशन की जो मेन फिनोमिना है उसमें ये होना चाहिए कि उसकी वर्टिकल के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, वर्टिकल के लिए बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा सिस्टम रखें कि वर्टिकल के लिए बड़ा स्ट्रांग हो, हाँ हॉरिजॉन्टल के लिए फ्लेक्सिबल। अब स्प्रिंग जो होता है जाहिर बात हो तो उसमें वर्टिकल फोर्स भी लगे तो ये बाउंस बैक करता है और हॉरिजॉन्टल लगे तब भी ये घूमता रहता है। तो इसलिए आपके पास ये इतना सर्विस लोडिंग के लिए डिफ्लेक्शन को इतना नहीं रोक सकते। एक स्लाइडिंग बेयरिंग होती है मतलब प्लेट्स टाइप की, तो ये फ्रिक्शन के जरिए जो है ना आपके पास जब अर्थक्वेक आती है तो इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं, उसके जरिए एनर्जी डिसिपेट होती है। तो देखा गया कि एक आर्म स्ट्रक्चर हो जिसमें आपके पास बेस आइसोलेशन ना हो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, स्वैप बहुत ज़्यादा होगा। तो आपका जो अंदर माहौल है वो भी ख़राब होगा और हो सकता है स्ट्रक्चर में भी जो ना प्रॉपर्टी में काफ़ी आपके पास डैमेजेस आए। मगर एक और स्ट्रक्चर है जिसकी आपके पास हमने बेस आइसोलेशन की है तो वहाँ पे आवाम जो होगी जो पब्लिक होगी उनको इतना ज़्यादा पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर जो है ग्राउंड के साथ उसी तरह मूव करती है, थोड़ी मूव करती है। जिस तरह मैंने पहले बताया एक वीडियो से भी कि भी किस तरह मूवमेंट कम हो जाती है। तो इसे प्रॉपर्टी जो की बात जाती है हाथ में रिस्क जो है ना वो भी कम हो जाता है। मगर इसका नुकसान क्या है कि भी कॉस्टली होता है। 3% ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो है ना ये बेस आइसोलेशन पर लग जाता है। डैम्पिंग एक और फिनोमिना होता है कि किस तरह स्ट्रक्चर करना डैम्पिंग के जरिए जो ना एनर्जी को ना वो खत्म कर सकती है। डैम्पिंग होता है कि भी जो वाइब्रेशन आती है किसी भी स्ट्रक्चर में, आपको पता है वाइब्रेशन किसी भी चीज़ में अगर आए तो थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म हो जाती है। कभी वो वजह क्या होती है ख़त्म होने तो डैम्पिंग हो जाती है आपके पास। एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास वाइब्रेशन कभी ना ख़त्म हो तो हम कहेंगे इसमें डैम्पिंग नहीं हो रही। अगर एक स्ट्रक्चर उसमें टाइम के साथ उसका वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है उसमें मतलब है इसमें डैम्पिंग है। अब ये देखें एक स्ट्रक्चर है, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग को हमने जब नीचे खींचा तो ये ऊपर तो जाने की कोशिश करता है और फिर जब ऊपर जाता है फिर वापस से इनिशियल पोजीशन पे फिर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फिर आगे मूव कर लेता है, सही नहीं। इस तरह वो कभी भी अगर ये आइडियल स्पेस में होता, आइडियल कंडीशन, तो कभी भी ये अपनी जगह पे रुकता नहीं बल्कि इसी तरह मूव करता रहता, क्योंकि एनर्जी एनर्जी डाली तो मूव करेगा। मगर ये आपने देखा होगा कि एक्चुअली ये स्टॉप हो जाता है। ये वजह क्या आपके पास, इसकी वजह ये होती है कि इसमें डैम्पिंग हो जाती है। डैम्पिंग का मतलब ये है कि ये जब इसका ज़ाहिर बात है ये जो स्प्रिंग है थोड़ी सी ये एनर्जी डिसिपेट कर लेता है, ये जो मैस है ये भी एनर्जी डिसिपेट करता है और हवा में जो ये घूम रहा है ठीक है ना, तो हवा भी इसको रोकने की कोशिश करता है ठीक है? तो हवा के साथ भी फ्रिक्शन होता है तो इस वजह से ये रुक जाता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम ले लेते हैं जिसको हम एक साइड पे मूव करते हैं तो ये इस तरह वाइब्रेट करने लग जाता है। अगर ये आइडियल कंडीशन होती है स्पेस में होता तो ये इसी तरह मूव करता, कभी भी रुकता ना। मगर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी वेलोसिटी कम होती है और आहिस्ता होती है और ये रुक जाता है। ये वजह क्या होता है, डैम्पिंग हो जाती है कि फ्रिक्शन की वजह से और मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो है इसमें डैम्पिंग आ जाती है। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। एक होता है material or interior internal damping. The second one is the non-material or external damping.
मटेरियल इंटरनल डैम्पिंग का मतलब क्या है कि जो स्टील या कंक्रीट जो भी मटेरियल किसी स्ट्रक्चर का बना होता है उसके ज़रिए जो आपके पास एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है उसको हम कहते हैं कंक्रीट या स्टील या मटेरियल डैम्पिंग, सॉरी। तो इसकी वजह क्या होती है कि मतलब एक स्ट्रक्चर है, जारी बात उसमें जब वाइब्रेशन आएगी तो वो कंक्रीट है या स्टील जो ये उसको रोकने की कोशिश करता है, सही है, उस एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से भी आपके पास स्ट्रक्चर में मतलब जो आपके पास कंक्रीट में डिफ्लेक्शन आती है, स्टील में डिफ्लेक्शन आती है, ये असल में एक्रिक की जो डिफ्लेक्शन है उसको डिसिपेट कर रहा है। तो कुछ तो आपके पास कंक्रीट की वजह से या स्टील की वजह से डेसिपेशन हो रही होती है, कुछ तो नॉन मटीरियल और एक्सटर्नल डैम्पिंग हो रही होती है इसमें। मतलब आपके पास ओपन स्पेसिंग जो होती है या फिर आपके पास जो माइक्रो क्रैक्स होती है या जो फ्रिक्शन होती है एटमॉस्फेयर के साथ या फिर नीचे वाटर के साथ जो फ्रिक्शन हो रही है, जॉइंट में आपके इसमें फ्रिक्शन हो रही है, ये भी स्ट्रक्चर को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से भी आपके पास एनर्जी जो है ना रिलीज हो रही होती है। तो ऐसा नॉन मटेरियल मतलब जो हमें नजर नहीं आता, जैसे फ्रिक्शन है या नजर नहीं आता हमें, नहीं है ना, ये ज्वाइंट के दरमियान आपके पास फ्रिक्शन तो हमें नजर नहीं आता, वाटर और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन तो हमें नजर नहीं आ रहा होता, एयर के साथ जो इसका फ्रिक्शन है वो नजर नहीं आ रहा होता हमें। नॉन मटीरियल आपके पास चीज होती है उसको हम फिर एक्सटर्नल डैम्पिंग कहते हैं। इसमें फ्लूइड डैम्प जिस तरह की स्ट्रक्चर खड़ा है तो ये सवाल इस तरह आ सकता है कि एक स्ट्रक्चर खड़ा तो उसमें हम बताएं पूछा कि इसमें से कौन सा आपके पास मटेरियल डैम्पिंग है और नॉन मटेरियल डैम्पिंग है। तो ये देखिए जब ये हिलेगा तो एयर के साथ क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट है तो एयर फ्लूइड डैम्पिंग होगी उधर। इसी तरह स्टील डैम्पिंग होगी, इसमें जॉइंट में डैम्पिंग हो रही होगी, वाटर के साथ जो टैंकी होती है उसके साथ हो रही होगी, सरफेस में होगी, सॉइल में डैम्पिंग हो रही होगी और कंक्रीट में भी डैम्पिंग हो रही होगी। तो आपके पास ये जो डैम्पिंग है इसको एक किसी भी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपके पास इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है, तो हम इसको किस तरह क्वांटिसाइज करें कि भी क्या वैल्यू होगी किसी भी स्ट्रक्चर की डैम्पिंग। दो बिल्डिंग्स है तो हमें किस तरह पता लगेगा कि यार इसमें हमें एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा हो रही है, इसमें डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो इसमें कम होगी। तो हम एक तरीके से डैश पॉट होता है उसके ज़रिए हम इसको क्वांटिटी इसकी निकालते हैं। तो डैशबोर्ड होता है क्या, ये सिलेंडर टाइप की डिवाइस है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, विस्कस फ्लूइड भरा हो, पेट्रोल कुछ भी भरा हो सकता है जो हाई विस्कोसिटी वाला, और ये पिस्टन डला हो। तो जब ये इसको पिस्टन को मिलाएंगे तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा करेगा करके और एक टाइम आएगा ये रुक जाएगा, सही है ना। जितना आप फोर्स लगाएंगे तो उतना ये ज़्यादा मूव करेगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे तो उतना ये कम मूव करेगा। जितना मटेरियल स्टिफ होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर ये लिक्विड जितना स्टिफ होगा तो उतना ही इसका मोशन जो है वो ज़्यादा मुश्किल होगा, और जितना मटेरियल सॉफ्ट होगा तो यानी आपके पास स्टिफ नहीं होगा तो इसका मूवमेंट करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर एक उसकी डिफरेंट बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग में 100 चीज़ें डैम्पिंग में कंट्रीब्यूट करें हमें नहीं पता, हम इस तरह एक डैशबोर्ड डायगनल लगा लेते हैं उसमें, सही है ना। तो आपके पास इमेजिनरी एक डैशबोर्ड लगा लेते हैं, तो जब आपके पास बिल्डिंग मूव करिए टू एंड फ्रो इस तरह जब मूव करेगी तो आपके पास इसमें भी ये जो है ना पिस्टन ये भी मूव करेगा। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो एक टाइम आएगा ये रुक जाएगा आपके पास। तो एक हमने ये फॉर एग्जाम्पल एक हम बिल्डिंग की एग्जांपल लेते हैं, इस पर ओरिजेंटल फोर्स लगी है, तो यहाँ जब ओरिजेंटल फोर्स लगेगी तो यहाँ पे जो पिस्टन है ये इसमें डैशबोर्ड में ये हिलने लग जाएगा, इसमें मूव करेगा। तो जितनी ओरिजेंटल फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे तो इसकी जो पिस्टन की जो वेलोसिटी है उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भी जो पिस्टन की वेलोसिटी है वो सॉरी हाँ वो आपके पास जो फोर्स ओरिजेंटल लग रही है इस पे आर्टरी या जिसकी वेट की वजह से जो लग रही है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी जितने आपके पास फोर्स बढ़ेगी आर्टरी या विंड तो आपके पास उतनी आपके पास वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी। तो हम ये अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू डॉट, तो आपके पास अगर हम इसको इक्वालिटी में पुट करेंगे तो ये सी डॉट, ये सी जो है ना ये आपके पास डैम्पिंग कोफिशिएंट है, यानी ये वो आपके पास फोर्स है जिसकी वजह से यूनिट वेलोसिटी आएगी।
सही है ना, ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है आपके पास जिसकी वजह से आपके पास यूनिट वेलोसिटी आएगी। यानी एक स्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास ओरिजेंटल फोर्स जब लगेगी, सही है ना, तो ये हिलेगा। तो ओरिजेंटल फोर्स अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम पे आ जाएगा जो इसकी जो पिस्टन की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी। अब वो जो फोर्स है ना, इसको कहते हैं हम डैम्पिंग कोफिशिएंट। सही है। अब जाहिर बात है एक स्ट्रक्चर वो बहुत स्टिफ है, सही है ना, स्टिफ है, तो उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होगा, उतना ही हाई होगा। यानी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी फोर्स चाहिए होगा कि आपके पास यूनिट वेलोसिटी आए। एक इसी तरह एक स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एक स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसमें फिर आपको पास बहुत ज़्यादा कम फोर्स चाहिए होगी कि भी उसमें 1 यूनिट लोड आए, वेलोसिटी आए। तो आपके पास डैम्पिंग कोफिशिएंट इससे हम निकाल लेते हैं कि वो किसी स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा उतनी वो स्टिफ है, उतनी वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है ओरिजिनल फोर्स को। तो हम ये डैम्पिंग डिवाइसेस लगाते हैं, है ना, किसी भी स्ट्रक्चर में, ताकि वहाँ पे जो ओरिजेंटल मोशन है वो कम से कम। एक है तरीका भी क्या, हम भी ये पिस्टन लगा दें, है ना, जैसे हम पिस्टन लगाते हैं आपके पास, तो ये पिस्टन इसमें मूव करता रहता है और एक टाइम पे वो रुक जाता है। इसी तरह हम ये स्टील प्लेट्स लगा लेते हैं, तो उनकी आपस में जब ये रगड़ते हैं, जब ये आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से आपके पास स्ट्रक्चर में डैम्पिंग हो जाती है। जिन एक बहुत बड़ा जो आपके पास टॉल बिल्डिंग वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं वो है ट्यून्ड मैच टेम्पर। ट्यून्ड मैच टेम्पर, टीएमटीवी इसको कहते हैं, इसको हम हार्मोनिक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका फिनोमेना किस तरह है कि एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये, इसमें जब मैंने ओरिजेंटल फोर्स लगाई तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जब इधर और इसमें एक पेंडुलम लगा हो, ठीक है ना, पेंडुलम लगा, जब स्ट्रक्चर पे ओरिजेंटल फोर्स लगी तो आपके पास स्ट्रक्चर इधर मूव किया। मगर पेंडुलम क्या होता है, ये इनर्शिया की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सही है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर को भी कोशिश करता है कि इसको भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करवाए, और इसकी जो ओरिजिनल मोशन थी, जो विदाउट एक आपके पास पेंडुलम होता, तो ये आपके पास कम कम इसकी मूवमेंट होती है आपके पास, सही है ना, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हम स्ट्रक्चर में हम ऐसा एक फिनोमिना लगाएं ताकि वो आपके पास स्ट्रक्चर के ऑपोजिट डायरेक्शन में डैम्पिंग करवाए, जैसे ये दिखा है। अब ये दो फ्रेम है, सही है ना, दोनों फ्रेम में ओरिजेंटल फोर्स लगाई गई, एक में हमने इस तरह एक डिवाइस रख दिया कि जब इसको फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल इस तरफ ये घूमता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, और जब ये उस तरफ घूमता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो ऐसा ऐसा इसमें जो मोशन है वो कम होगी, ये देखें, एक ही मोशन में मिला है मगर इसमें मूवमेंट कम है, इसमें मूवमेंट ज़्यादा है। वजह क्या है आपके पास इसमें मूवमेंट कम है कि ये जो चीज़ है ये इसको वापस अपने पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा होता है, ये ट्यून्ड मैच डैम्पर रहता है। अब ये स्ट्रक्चर में इस तरह पेंडुलम वगैरह ये नहीं लगा होता बड़ा सा, बल्कि स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा मैच लगा देते हैं, ठीक है ना, उसके नीचे स्प्रिंग लगा लेते हैं और ये आपके पास डैम्पर लगा लेते हैं। ये डैशपॉट भी हो सकता है और स्टील प्लेट भी हो सकते हैं। नीचे स्ट्रक्चर होता है, तीन और स्ट्रक्चर के नीचे फिर हम एक अपना स्प्रिंग लगा देते हैं और डैम्पर लगा लेते हैं। तो जब आपके पास उसमें फोर्स लगाई जाएगी, सही है ना, तो आपके पास सॉरी जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो ये आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो हमने अपने आप से रखा, और इस तरह स्ट्रक्चर जो है ना वो अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। जैसे ये टाई पाई स्ट्रक्चर है एक आपके पास, उसमें लगाया था कि भी उन्होंने एक बड़ा सा मैच रखा, सही है ना, बॉल सा रखा, अब वो एंकर किया उन्होंने, नीचे स्प्रिंग्स लगाए, सही है, डैम्पर भी लगाया। तो जब ये देखें स्ट्रक्चर इस तरफ मूव करता है, जब ये स्ट्रक्चर इस तरफ मूव करता है तो ये बॉल जो है ना ये इस तरफ मूव करता है। इस तरह ये इसकी मोशन को, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कम करता है, और इस तरह आपके पास स्ट्रक्चर में डैम्पिंग के जरिए अर्थक्वेक को रिलीज किया